जादुई टोपी। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। सोफी को पक्का विश्वास था कि गुमनाम पत्र लेखक उसे फिर पत्र लिखेगा। उसने फैसला किया कि इन पत्रों के विषय में वह फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेगी। स्कूल में अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में उसे काफी कठिनाई आई। उसे लगा जैसे वे केवल फालतू विषयों पर ही बात कर रहे थे। आखिर वह इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि मानव होना क्या है, या कि दुनिया क्या है और कैसे अस्तित्व में आई। उसने पहली बार यह महसूस करना शुरू किया कि स्कूल में ही नहीं बल्कि सभी अन्य जगहों पर भी लोगों का मन छोटी छोटी हल्की फुल्की चीजों की चर्चा करने में ही रमता है। बड़ी बड़ी भारी महत्वपूर्ण समस्याएं भी हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। क्या किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे? सोफी ने महसूस किया कि विषम क्रियाओं को याद करने की तुलना में इन पर चर्चा करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अंतिम क्लास के बाद जैसे ही घंटी बजी, वह स्कूल से इतनी तेजी से बाहर आई कि जोआना को उसके साथ साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद जोआना ने पूछा, क्या आज शाम तुम ताश खेलना पसंद करोगी? सोफी ने अपने कंधे उचका दिए। तब ताश के खेलों में मेरी कोई रुचि नहीं रही है। जोआना को इस पर आश्चर्य हुआ। ठीक है, ताश में रुचि नहीं है तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं। सोफी ने फुटपाथ टकटकी लगाकर देखा और ऊपर अपनी सहेली की ओर नजर उठाई। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी बैडमिंटन में भी कोई रुचि है। मजाक मत करो। सोफी जोआना की वाणी में कड़वाहट का स्पर्श भाप गई। क्या तुम मुझे बताओगी कि वह क्या है जो अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया है? सोफी ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। यह एक रहस्य है। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? दोनों लड़कियां थोड़ी देर बिना कुछ कहे साथ साथ चलती रही। जब वे फुटबॉल मैदान के पास पहुंची तो जोआना ने कहा, मैं इस मैदान से होकर जाऊंगी। मैदान के पार यह जोआना के लिए सबसे छोटा रास्ता था, किंतु वह इस रास्ते से तभी जाती थी जब किसी मेहमान के लिए उसे जल्दी घर पहुंचना हो या दांतों के डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट होता। सोफी को पछतावा हुआ कि उसने जोआना के साथ सही बर्ताव नहीं किया, लेकिन इसके सिवाय वह कह भी क्या सकती थी? यह कि वह अचानक इस खोज में डूब गई थी कि वह स्वयं कौन है और दुनिया कैसे बनी, और इसलिए अब उसके पास बैडमिंटन खेलने के लिए समय नहीं था। क्या जोआना यह सब समझ सकती थी? सबसे मार्मिक और सजीवी और जरूरी और एक अर्थ में सर्वाधिक स्वाभाविक प्रश्नों पर गंभीर होना इतना कठिन क्यों था? मेल बॉक्स खोलते समय उसने अपने हृदय को तेज तेज धड़कते पाया। पहले तो उसे बैंक का एक पत्र और अपनी मां के लिए कई बड़े ब्राउन लिफाफे दिखे। धत तेरी की, वह तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि अज्ञात पत्र भेजने वाले से उसे एक पत्र और मिलेगा। जैसे ही उसने गेट बंद किया तो बड़े लिफाफों में से एक पर उसे अपना नाम दिखा। जैसे ही इसे पलटा तो पीछे देखा, दर्शन शास्त्र का कोर्स, ध्यान से संभाले। सोफी बजरी बिछे रास्ते पर दौड़ती गई और अपना स्कूल बैग पैडियों पर ही फेंक दिया। दूसरे पत्रों को पायदान के नीचे सरकाकर वह दौड़ती हुई बाग में पीछे जाकर अपने गुप्त स्थान की शरण लेने चल दी। इतना बड़ा पत्र खोलने के लिए यही एकमात्र ठीक जगह थी। शेरेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ती चली आई, किंतु अब तक सोफी इसके इस व्यवहार की आदी हो चुकी थी। वह निश्चिंत थी कि बिल्ली कभी भी उसका रहस्य किसी को नहीं बता पाएगी। लिफाफे के अंदर टाइप किए हुए 3 पृष्ठ थे जिन्हें एक क्लिप से जोड़ा गया था। सोफी ने पढ़ना शुरू किया। दर्शन शास्त्र क्या है? प्रिय सोफी, अनेक लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में हो
तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी तरह ही उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूँ, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोग के लिए यह बोरियत भरे होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सब की रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। हाँ प्रिय सोफी, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें निश्चय ही प्रत्येक की रुचि होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों के बारे में यह कोर्स है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो भूखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यह प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे आदमी से करें जो अकेला, अलग थलग, नितांत एकाकी है, तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब पाना चाहते हैं और जिसकी सबको जरूरत है? दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इस सब से अलग जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन है और यहाँ क्यों मौजूद है। हम यहाँ क्यों है? इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते। दर्शन शास्त्र की ओर बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें इन प्रश्नों को कभी न कभी न उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहां से आई। पूछने के लिए मूल रूप से बहुत अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं है। सर्वाधिक महत्व के कुछ प्रश्न हम पहले ही पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास हमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अलग ढंग से भिन्न भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूंढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछना कहीं अधिक आसान है। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने निजी उत्तर खोजने हैं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मृत्यु के बाद जीवन है? आप इन प्रश्नों के उत्तर विश्व ज्ञान कोश में देखकर नहीं पा सकते, और न ही विश्व ज्ञान कोश हमें यह बतला सकता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। यह जानकर कि अन्य लोगों ने अपने विश्वास कैसे विकसित किए हैं, हमें सहायता मिलती है अपने जीवन दर्शन की रचना कर पाने में। दार्शनिकों द्वारा सत्य की खोज किसी जासूसी कहानी जैसी है। कुछ लोग सोचते हैं कि एंडरसन हत्यारा था, कई अन्य सोचते हैं कि हत्यारा नील्सन या जेनसन था। पुलिस कभी कभी किसी वास्तविक जुर्म की पहेली को सुलझा लेती है, किंतु यह भी संभव है कि वह कभी इसकी जड़ तक पहुंच ही नहीं पाए। यद्यपि कहीं न कहीं समाधान मौजूद होता है। इस तरह यद्यपि किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो, फिर भी उसका एक और केवल एक सही उत्तर हो सकता है। मृत्यु के बाद या तो किसी प्रकार का अस्तित्व है या नहीं है। युगों पुरानी अनेक पहेलियों को विज्ञान ने सुलझा दिया। एक समय था जब चांद का अंधेरा हिस्सा रहस्य में छिपा हुआ था। यह कोई उस तरह की समस्या नहीं थी जिसका समाधान चर्चा से निकल सके या उसे एक आदमी की कल्पना पर ही छोड़ दिया जाए। किंतु आज हमें सही से मालूम है कि चांद का अंधेरा हिस्सा कैसे दिखता है, और अब कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि चांद में आदमी रहते हैं या यह कि चांद कच्चे पनीर का बना हुआ है। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ था
उसका विश्वास था कि दार्शनिक शास्त्र का स्रोत मनुष्य की विस्मय करने की क्षमता में है। मनुष्य ने सोचा कि जीवित रहना ऐसा अद्भुत अनुभव है कि उससे दार्शनिक प्रश्न अपने आप उभरने लगते हैं। यह एक जादुई करिश्मा देखने की तरह है। हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे होता है या किया जाता है। इसलिए हम पूछते हैं, कोई जादूगर 2 सफेद रेशमी रुमालों को जिंदा खरगोश में कैसे बदल देता है? अनेक लोग दुनिया का अनुभव उसी अविश्वसनीयता से करते हैं जैसे तब करते हैं जब एक जादूगर टोपी को खाली दिखलाकर फिर उसी में अचानक एक खरगोश निकालकर दिखला देता है। खरगोश के मामले में तो हम जानते हैं कि जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल खेली है। हम जानना यह चाहते हैं कि आखिर उसने इसे किया कैसे। किंतु जब दुनिया की बात आती है तो मामला थोड़ा भिन्न होता है। हम जानते हैं कि दुनिया हाथ की सफाई का खेल या धोखा नहीं है, क्योंकि हम यह दुनिया के अंदर मौजूद है। हम इसका एक अंग है। वास्तव में हम वह सफेद खरगोश है जिसे जादूगर द्वारा टोपी से बाहर निकाला जाता है। हमारे और सफेद खरगोश के बीच इतना अंतर है कि खरगोश को मालूम नहीं होता कि वह एक जादुई खेल में भाग ले रहा है, जबकि हम महसूस करते हैं कि हम किसी गहन रहस्य का अंग है और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। पुनश्च जहां तक सफेद खरगोश की बात है, बेहतर यह होगा कि उसकी तुलना पूरे विश्व से की जाए। विश्व में हमारी स्थिति उन सूक्ष्म कीटाणुओं की तरह है जो खरगोश के चिकने रोएदार बालों में गहरे नीचे रहते हैं। किंतु दार्शनिक लोग सदैव ही फर के बारीक रेशों के ऊपर चढ़कर जादूगर की आंखों में गहरे झांकने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं, सोफी, क्या तुम अभी भी यही हो? शेष आगे। सोफी थक कर चूर हो चुकी थी। अभी भी यही हो? उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह लगातार उस पत्र को पढ़ती गई थी, एक पल भी श्वास लेने के लिए रुके बिना। आखिर यह पत्र कौन लाया था? यह वह आदमी नहीं हो सकता जिसने हिल्डे मोलर नेग के लिए जन्मदिन वाला कार्ड भेजा था, क्योंकि उस कार्ड पर डाक टिकट और डाक की मुहर दोनों थे। ब्राउन लिफाफा मेल बॉक्स में बिल्कुल उसी तरह डाला गया था जैसे पहले के 2 सफेद लिफाफे। सोफी ने घड़ी की ओर देखा। 2:45 बजे थे। उसकी माँ तो अगले 2 घंटे से भी अधिक समय तक काम से घर पहुंचने वाली नहीं थी। सोफी रेंग कर बाग में लौट आई और मेल बॉक्स की ओर दौड़ पड़ी। शायद उसमें कोई और पत्र हो। उसे अपने नाम वाला एक और ब्राउन लिफाफा मिला। इस बार उसने इधर उधर देखा, किंतु वहां कोई भी दिखलाई नहीं दिया। सोफी दौड़ती हुई जंगल के छोर तक जा पहुंची और रास्ते पर दूर तक नजर डाली। वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा लगा कि जंगल में कहीं एक टहनी टूटी हो, किंतु वह पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकती थी और यूं भी किसी ऐसे के पीछे दौड़ना बेकार था जो भाग जाने पर उतारू था। सोफी घर में चली आई, फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गई और बिस्किट्स वाला वह डिब्बा निकाल लिया जिसमें सुंदर सुंदर नग थे। उसने उन्हें फर्श पर डाल दिया और दोनों बड़े लिफाफों को टीन में रख दिया। फिर टीन को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए बाग में दौड़ गई। बाहर जाने से पहले उसने शेरेकन के लिए कुछ खाना रख दिया। किट्टी किट्टी किट्टी। अपने गुप्त स्थान पर एक बार फिर पहुंचकर उसने दूसरा ब्राउन लिफाफा खोला और उसमें से टाइप किए हुए नए पृष्ठ निकाल लिए और पढ़ने लगी। एक विचित्र प्राणी। हेलो अगेन। जैसे कि तुम देख सकती हो, दर्शन शास्त्र का यह छोटा कोर्स आसान किस्तों में आएगा। कुछ और प्रारंभिक टिप्पणियां यह है। मैंने पहले भी कहा है कि अच्छा दार्शनिक होने के लिए जिस एकमात्र चीज की जरूरत है वह है विस्मित होने की क्षमता। यदि मैंने नहीं कहा तो मैं इसे फिर से कहता हूँ। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिर्फ विस्मित होने की क्षमता। शिशुओं में यह क्षमता होती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद वे रपेटते हुए एक बिल्कुल नए यथार्थ जगत में बाहर आ जाते हैं, पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें विस्मय की यह क्षमता क्षीण होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानती हो? अगर कोई शिशु पैदा होते ही बातचीत कर सकता तो संभवतया हमें बता सकता कि वह किस अद्भुत दुनिया में आया है। उसकी तरह हम भी अपने इर्द गिर्द विस्मय से देखते। जैसे वह धीरे धीरे शब्द प्राप्त करता है, बच्चा सिर उठाकर देखता है और हर बार
कुत्ता देखने पर कहता है बाऊ आओ। वह अपने वॉकर में उछलता कूदता है, अपनी बाहें लहराता है, बाऊ आओ बाऊ आओ। हम जो उम्र में बड़े और आधुनिक बुद्धिमान हैं, बच्चे के उत्साह से कुछ परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यह एक बाऊ आओ है, हम कहते हैं। अब कृपया शांत हो जाओ। हम मुग्ध नहीं होते, हमने पहले भी कुत्ता देखा है। थोड़ा और बड़ा होने पर वह अब कुत्ते के पास से गुजरता है तो अब उत्तेजित नहीं होता, पर इससे पहले वह शायद सैकड़ों बार बाऊ आओ के आश्चर्य मिश्रित आनंद को दोहरा चुका होता है। यही बात हाथी या एक हिप्पोपोटेमस के बारे में भी होती है, किंतु बच्चे से ठीक से बोलना सीखने से बहुत पहले और दार्शनिक रूप से सोचना सीखने से बहुत पहले दुनिया उसके लिए मात्र एक आदत बन गई होती है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा यह एक बड़ी दुखद स्थिति है। मेरी चिंता यही है प्रिय सोफी, तुम बड़ी होकर उन लोगों जैसी न बन जाओ जो दुनिया को जैसी यह है वैसी ही स्वीकार करके चलते हैं। अतः इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विचारों के विषय में कुछ प्रयोग करेंगे और उसके बाद ही इस कोर्स में आगे चलेंगे। तुम सोचोगी मैं तो एक असाधारण प्राणी हूँ। हाँ, मैं एक रहस्यमय प्राणी हूँ। तुम्हें लगता है मानो तुम एक वशीकरण नींद से जागी हो। मैं कौन हूँ तुम पूछती हो। तुम जानती हो कि तुम इस ब्रह्मांड के एक ग्रह पर इधर उधर भटक रही हो, किंतु यह ब्रह्मांड क्या है? यदि तुम स्वयं को इस तरह खोज निकालो तो समझ लो मंगल ग्रह वासी जैसे रहस्यमय प्राणी को खोज लोगी। तुम न केवल बाह्य अंतरिक्ष के एक प्राणी को देख पाओगी, तुम्हें अपने अंदर गहरे कहीं यह अनुभव होगा कि तुम स्वयं भी एक असाधारण प्राणी हो। मेरी बात समझ में आई न सोफी? अच्छा, आओ हम विचार का दूसरा प्रयोग करते हैं। वैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से मिलो। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि अन्य ग्रहों पर जीवन है भी या नहीं, किंतु शायद किसी दिन तुम्हारा स्वयं से सामना हो जाए। एक दिन अचानक तुम ठिठक जाओ और स्वयं को पूरी तरह एक नई रोशनी में देखो। एक दिन जंगल में चलते हुए यह भी हो सकता है तुम्हारे साथ। किंतु एक दिन सवेरे मम्मी पापा और 2 या 3 साल का छोटा टॉमस रसोई में बैठे नाश्ता कर रहा है। थोड़ी देर बाद मम्मी उठकर सिंक की तरफ जाती है और पापा ऊपर उड़ने लगते हैं और छत के नीचे हवा में तैरते हैं, जबकि छोटा टॉमस उन्हें देख रहा है। सोचो तब टॉमस ने क्या कहा होगा। शायद वह अपने पापा की ओर इशारा करके कहता है, पापा उड़ रहे हैं। टॉमस निश्चय ही इस दृश्य से आश्चर्यचकित होगा, लेकिन वह तो प्रायः चकित हो जाता है। पापा हर रोज इतनी अजीब अजीब चीजें करते हैं कि नाश्ते की मेज पर थोड़ी सी उड़ान में उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। हर दिन पापा एक अजीब मशीन द्वारा दाढ़ी बनाते हैं। कभी कभी वह छत पर चढ़ जाते हैं और टीवी एरियल को घुमाते हैं, या वह गाड़ी का बोनेट खोल अपना सिर उसमें धंसा देते हैं और जब सिर बाहर निकालते हैं तो मुंह पर कालिख लगी होती है। अब मम्मी की बारी है। वह टॉमस की सुनकर एकदम तेजी से मुड़ती है। तुम सोचो पापा को रसोई की मेज के ऊपर तैरते देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मुरब्बे का मर्तबान उसके हाथ से छूट जाता है और वह डरकर चीखती है। पापा के अपनी कुर्सी पर वापस आ जाने पर संभवतः उन्हें डॉक्टरी देखभाल की जरूरत पड़े। उन्हें अब तक बेहतर टेबल मैनर्स सीख लेने चाहिए थे। तुम सोचो टॉमस और उसकी माँ की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है? इसका सबका कुछ संबंध आदत से है। इस पर ध्यान दो। मम्मी ने यही सीखा है कि लोग उड़ नहीं सकते, जबकि टॉमस को अभी यह जानना है। वह अभी यह नहीं जानता कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। किंतु सोफी दुनिया की बात करे, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या दुनिया वह सब कर सकती है जो वह कर रही है? दुनिया भी तो अंतरिक्ष में तैर रही है। दुख की बात तो यही है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं न केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ही आदी होते जाते हैं, अपितु बहुत थोड़े समय में ही दुनिया हमारे लिए एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि बड़े होने की लालसा में हम दुनिया के प्रति आश्चर्य करने की क्षमता खो देते हैं, और ऐसा होने के दौरान हम महत्वपूर्ण मूलभूत केंद्रीय क्षमता खो बैठते हैं। ऐसी क्षमता
जिसे दार्शनिक पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चीज हमें बतलाती रहती है कि जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका हमने एक समय अनुभव किया था। यह उस समय की बात है जब हमने अभी विचार करना तक नहीं सीखा था। मैं इसे और संक्षेप में कहता हूँ, यद्यपि दार्शनिक प्रश्नों से हम सभी का सरोकार है, किंतु इससे हम सब दार्शनिक नहीं बन जाते। अनेक कारण से अधिकांश लोग रोजमर्रा के जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि संसार के प्रति उनका विस्मयकारी भाव पृष्ठभूमि में खो जाता है। वे रेंगते हुए खरगोश के मुलायम फर में गहरे अंदर तक उतर जाते हैं, वहां आराम से खो जाते हैं और फिर सारा जीवन वही बने रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, आश्चर्यचकित होने की उनकी क्षमता घटती प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम इसका कारण जानती हो? कल्पना करो, तुम एक दिन जंगल में घूमने निकली हो। अचानक तुम्हें अपने सामने एक अंतरिक्ष यान दिखलाई दिया। एक छोटा सा मंगल ग्रहवासी उस अंतरिक्ष यान से बाहर आता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। अब वह तुम्हें देख रहा है। उस स्थिति में तुम्हारे मन में क्या विचार आएंगे? कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु क्या तुमने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि तुम स्वयं एक मंगल ग्रहवासी हो? बच्चों के लिए यह दुनिया और इसकी हर चीज नई है, कुछ ऐसी जो आश्चर्य को जन्म देती है। वयस्कों के साथ ऐसा नहीं है। अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसे स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन निसंदेह दार्शनिक उसके उल्लेखनीय अपवाद है। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित, चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। तुम चाहो तो कह सकती हो कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। सोफी, इसलिए अब तुम्हें स्वयं तय करना है, क्या तुम ऐसी बच्ची हो जो अभी तक दुनिया से उभी नहीं है, या तुम एक ऐसी दार्शनिक हो जो प्रण कर चुकी है कि वह कभी ऐसा नहीं बनेगी। यदि तुम अपना सिर झटक दो और अपने आप को बच्ची और दार्शनिक दोनों में से कोई भी न मानो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम दुनिया की इतनी आदी हो चुकी हो कि अब यह तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करती। सावधान, तुम खतरे में हो, और यही कारण है कि तुम्हें दर्शन शास्त्र का यह कोर्स प्राप्त हो रहा है। दुनिया के किसी भी दूसरे लोगों की तरह मैं तुम्हें कभी भी जिज्ञासाहीन, उदासीन नहीं बनने दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जिज्ञासु मन सदैव सक्रिय रहे। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, इसलिए यदि तुम इसे पूरा नहीं करती तो तुम्हें कोई पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। फिर भी किसी भी समय यदि तुम इस कोर्स को छोड़ना चाहो तो तुम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो। उस सूरत में तुम्हें मेरे लिए एक संदेश मेल बॉक्स में छोड़ना होगा। एक जीवित मेंढक से काम हो जाएगा। कोई हरी चीज रहे तो ठीक, नहीं तो डाकिया डर जाएगा। सार रूप में कहूं, एक जादुई टोपी से एक सफेद खरगोश बाहर निकाला जाता है। चूंकि यह बहुत बड़ा खरगोश है, इसलिए जादू के करतब को दिखाने में अरबों वर्ष लग गए हैं। सभी नश्वर प्राणी खरगोश के बालों में बिल्कुल किनारों पर पैदा होते हैं, जहां वे ऐसी स्थिति में होते हैं कि जादू के करतब की असंभवता पर आश्चर्य कर सकते हैं। किंतु जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वे फिर अंदर के गहरे जाने में लग जाते हैं और अंदर पहुंचकर वे वही बने रहते हैं। वे वहां इतने आराम में होते हैं कि धीरे धीरे वापस बाहर आने की जोखिम कभी नहीं उठाते। केवल दार्शनिक ही भाषा और अस्तित्व के बाहरी छिरों की चरम सीमा पर पहुंचने के जोखिम भरे अभियान पर निकलते हैं। उनमें से कुछ रास्ते में गिर पड़ते हैं, किंतु कुछ दुस्साहस पूर्वक इस अभियान में डटे रहते हैं और उन लोगों पर चिल्लाते रहते हैं जो आराम की कोमल नींद में गहरे पड़े हुए हैं, जिन्होंने स्वयं को जायकेदार भोजन और पेय पदार्थों से ठोस लिया है। देवियों और सज्जनों, दार्शनिक चिल्लाकर कहते हैं, हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, किंतु नीचे रहने वाले में से कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। चरम आराम की स्थिति में नीचे पाताल की गहराई में रहने वाले लोग चिढ़कर कहते हैं कि कैसी परेशानी पैदा करने वाले लोग हैं ये। कृपया मक्खन इधर सरका दीजिए। आज हमारे शेरों के भाव कितना ऊपर चढ़े। आज टमाटरों का भाव क्या है।
क्या आपने सुना है कि राजकुमारी डायना फिर मां बनने वाली है? उस दिन तीसरे पहर जब सोफी की मां घर लौटी तो सोफी किसी गहरे मानसिक आघात की स्थिति में थी। उसने रहस्यमय दार्शनिक के पत्रों वाला डिब्बा गुप्त स्थान पर सुरक्षित छिपा दिया था। सोफी ने अपना होमवर्क शुरू करने की कोशिश की, किंतु वह बैठी बैठी केवल वही सोचती रही कि उसने पढ़ा क्या था। इतनी जोर से उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब वह बच्ची नहीं रह गई थी, किंतु वह अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी। सोफी ने महसूस किया कि उसने खरगोश की आरामदेह फर के अंदर जाना पहले ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल वही खरगोश जो विश्व की जादुई टोपी से बाहर निकला गया था, किंतु दार्शनिक ने उसे रोक दिया था। उसने, क्या यह कोई स्त्री थी, सोफी की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया था और उसे ऊपर उठाकर फर के छोर पर लाकर छोड़ दिया था, जहां वह बच्ची के रूप में खेला करती थी, और वहां से एक बार फिर दुनिया देख रही थी, मानो बिल्कुल पहली बार देख रही हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि दार्शनिक ने उसे बचा लिया था। अज्ञात पत्र लेखक ने उसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी निरर्थक हल्की फुल्की बातों से बचा दिया था। जब 5 बजे मम्मी घर आई तो सोफी ने उसे खींचकर लिविंग रूम की आराम कुर्सी में धकेल दिया। मम्मी, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि जीवित होना कितना आश्चर्यजनक है? उसने शुरुआत की। सोफी की बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई कि एकाएक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रोज जब वह घर आती थी तो सोफी प्रायः होमवर्क कर रही होती थी। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, माँ ने कहा। कभी कभी? हाँ, किंतु क्या तुम यह नहीं सोचती कि दुनिया का इस तरह बने रहना कितना अद्भुत है? अच्छा सोफी, इस तरह बोलना बंद करो। क्यों? शायद तुम यह सोचती हो कि दुनिया बिल्कुल सामान्य है। क्यों, क्या यह नहीं है? सोफी ने महसूस किया कि दार्शनिक सही था। बड़े होने पर लोग यह मान लेते हैं कि दुनिया सदा से ऐसी ही थी और फिर अपने नीरस अस्तित्व के वशीकरण में ऐसे सो जाते हैं जैसे लोरी गाकर सुला दिया गए हो। तुम दुनिया की इतनी आदी हो गई हो कि अब तुम्हें कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं करता। तुम यह सब क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम सब चीजों की बेहद आदी हो गई हो। दूसरे शब्दों में एकदम मंद। तुम्हारा मेरे साथ इस तरह बात करना मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं इसे दूसरी तरह से कहती हूँ। तुमने अपने आप को उस सफेद खरगोश के फर में बहुत गहराई में लाकर रख दिया है, जिसे इस समय भी विश्व की जादुई टोपी से बाहर निकाला जा रहा है। और 1 मिनट में तुम आलू उबलने रख दोगी, इसके बाद तुम अखबार पढ़ोगी और फिर आधे घंटे की नींद के बाद तुम टीवी पर खबरें देखने लगोगी। उसकी माँ के चेहरे पर चिंता का भाव उभर आया। वह वाकई रसोई में गई और आलू उबलने रख दिए। कुछ देर बाद वह लिविंग रूम में आ गई और इस बार माँ थी जिसने सोफी को आराम कुर्सी में धकेल दिया। देखो, कुछ है जिसके बारे में मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है, माँ ने शुरू किया। माँ की आवाज से सोफी समझ गई कि यह कोई गंभीर मामला था। तुमने कोई नशीली दवा वगैरह तो नहीं ली? सोफी का मन हंसने को हुआ, किंतु फिर वह समझ गई कि इस समय यह सवाल क्यों उठाया जा रहा था। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? सोफी ने कहा। नशीली दवा तो तुम्हें और भी मंद कर देती है। इसके बाद उस शाम नशीली दवाओं या सफेद खरगोशों की कोई चर्चा नहीं हुई। धन्यवाद।